गुड इवनिंग बच्चों। बढ़िया चल रहा है। शिविता कैसा चल रहा है? शिवानी, आयुष, राठी कैसा चल रहा? मयंक ठीक चला? मेरे लाल, सौरभ बढ़िया चल रहा बेटा? और कोई नई दिक्कत? ठीक है, तो इसी वीक में हमारा जो 30 तारीख तक ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी लाइबिलिटीज बनती है कि आप क्वेश्चंस लगाएं, है ना। उमंग तेरा कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सलोनी ठीक चल रहा है बेटा? चल अच्छा ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो पिछले टर्म्स पर मैंने जो है आइसोमेरिज्म का एक पार्ट मैंने आपका क्लियर किया था, वो था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे पास दो केसेस हैं। एक तो हमको दिखता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो हमको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो लिखो भाई, या पहला ए करके लिखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिखो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखा? लिखना स्टार्ट करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलेंगे। राइट, तो लिखो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सिस मीन्स सेम साइड, cis means same side and trans means opposite side, opposite side or across side. Right, next line से लिखो, cis and trans form differ in physical and chemical properties, physical and chemical properties. Right, नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, दूसरे पेन से लिखो, ये एनसीईआरटी का सवाल है ना, ये एनसीईआरटी का सवाल है। दूसरे पेन से लिखो, बोले बेटा लिखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, tetrahedral geometry not contain cis trans isomerism, cis trans isomerism because relative position of ligands, relative position of ligands remains same for each, right. नेक्स्ट लाइन से लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन, geometrical isomerism present in square planar complexes and octahedral complexes। लिखो,
लिखा बच्चों? अब हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये हमारा पहला केस है ना। तो सबसे पहले बेटा जी पहले समझो सवाल को। देख, ये हमारा मेटल है और ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा लिगेंड है। इस तरीके का अरेंजमेंट कहीं दिखेगा तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। रिलेटिव लेंथ सबकी सेम हो गई, लिखवाया है मैंने। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? एब्सेंट होगा, राइट। किसमें? टेट्राहेड्रल। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? ये 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर किसी केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर ये क्या कहते हैं, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहोगे कि कुछ एग्जाम्पल बताया जाए। बिल्कुल बताया जाए बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन क्या है कि NiCl4 -2 और इसके बाद Ni और Cn का होल 4 और -2, है ना। मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो इस केस में मैं कहता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी जीआई, राइट। जीआई इस केस में एब्सेंट है और इस केस में जीआई क्या है? प्रेजेंट है, राइट। इस केस में प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, पढ़ा चुके हैं आपको। और साथ में यहां पर मिलेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, राइट। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरे को देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल और साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो एक बात ये समझ में आया कि जब हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे होंगे तो ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो एक मेरा ये कहना है, इस तरीके से आप पहले इसको नोट करें, फिर हम बात करते हैं। लिखा बच्चों? अब देखो कि अगर मैंने कह रखा है कि ये हमारा हो गया M4 ट्रांजिशन मेटल और ये हमारा हो गया, ये हमारा लिगेंड हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हमको जो दिख रहा है, यहां पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मेरे को दिख रही है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में
हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहां पर जो है हमारा Gi क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि NiCN4 यानी इस वाले केस में Gi प्रेजेंट है और इस वाले केस में Gi क्या होगा, हमारा एब्सेंट होगा। अगर मैंने क्वेश्चन ये कह दिया कि एक और कह दिया मैंने, मान लिया जाए कि सपोज दैट कि Ni और CO का होल 4, इसमें मैं कहूंगा Gi क्या है, एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। एनसीईआरटी में दे रखा आपके, क्लियर, नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अब मेरे को बात बताओ, अब मैंने ये लिखवाया कि स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसी को, हमने क्या नाम दिया, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नाम दिया कि नहीं दिया? अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक। अब देख, ऐसे समझ, इसको लिख लिगेंड बड़ा बड़ा सा, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ठीक है। इसको मैंने लिगेंड 1 मान लिया, लिगेंड 2 मान लिया, लिगेंड 3 मान लिया और लिगेंड 4 मान लिया, ठीक है। अब करना क्या है, करना यह है कि अगर जो जो 90 डिग्री पर हैं वो तो सारे होंगे सिस, और जो 180 डिग्री पर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांस। इज दैट क्लियर? नोट कर, जो 90 डिग्री पर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिस होंगे, और जो 180 डिग्री पर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांस होंगे, राइट, ठीक। अब समझ, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को सिस की पोजीशन बताओ, तो मैं ये कह सकता हूं 1 2 1 2 में इसमें आपको कौन सा दिख रहा है कंडीशन, सिस। अगर मैंने कहा कि साहब 2 3 में कौन सा दिखा, लिगेंड 2 3 में क्या दिखा, सिस। अगर मैंने कहा लिगेंड 3 और 4 में क्या दिखा, सिस। अगर मैंने कहा 4 और 1 में क्या दिखा, सिस, राइट। अगर मैंने ये कहा कि मेरे को लिगेंड 1 है ना, लिगेंड 1 और 3 के बीच में क्या दिख रहा है, ये देखो, ये हमारा क्या है 180, यानी 1 और 3 के बीच में क्या दिखा, ट्रांस। और इसके बाद अगर मैं 2 और 4 के बीच 2 4 पोजीशन को पूछूंगा तो क्या कहेंगे, ट्रांस। तो हमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है सिस और ट्रांस पकड़ने का, कि अगर 90 डिग्री पर 2 लिगेंड्स हैं तो उसको मैं सिस कहूंगा, और जो है 180 पर जो होंगे उनको मैं ट्रांस कहूंगा, ठीक है। नोट करो बच्चों। लिखा? अब लिखो केस 1, यानी स्क्वायर प्लेनर में हमारा केस 1। केस 1, केस 1 क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट। कहां कहां मेरे को एब्सेंट वाली बात देखने को मिलेगा, और केस 2 क्या होगा, प्रेजेंट वाली बात। तो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि मान लिया जाए कि ML4 कोई लिगेंड, कोई कंपाउंड है, ठीक। अगर ML4 ले रखा है तो ML4 का मतलब इस तरीके से दे रखा है कि Ni और CO का होल 4, ठीक है। अगर ML4 है
और उसके अंदर sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उस केस में हमारे पास GI क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि कोई Ml4 कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर अगर sp3 है तो उसमें जो है हमारा GI क्या होगा, एब्सेंट होगा। नोट करो। एक आध और एग्जाम्पल दें, काम चल जाएगा। NaCl देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए हैं बीबीटी में, तो जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 है सब जगह यही रूल लगेगा, अलग से नहीं लगेगा, वही फंडा लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात करें बच्चों, दूसरी बात करते हैं कि अगर मैंने Ml3b कोई कॉम्प्लेक्स ले रखा है, ठीक है, Ml3b कॉम्प्लेक्स इस तरीके से ले रखा है। मान लिया जाए मैं इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लूं कि प्लेटिनम हो गया NH3 का थ्राइस और Cl ले रखा है ना, या Fe ले लिया, ये ले रखा है। तो बच्चों एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो ये आपका M हो गया और ये हमारा लिगेंड 1 2 3 और ये हमारा क्या हो गया, ये B हो गया, है ना। या ऐसा कर लो Ma3 कर लो, ये बढ़िया रहेगा देखने में। ये आपका A हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में मैंने जो कंपैरिजन किया था वो 2 लिगेंड का किया था, यानी 2 एक जैसे होने चाहिए और 2 एक जैसे होने चाहिए, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अगर 180 पर है तो ट्रांस और 90 पर है तो आपका सिस होगा। यहां पर 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में भी हमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। 2 होने चाहिए थे सिस के लिए या ट्रांस के लिए भी 2 होने चाहिए थे, 2 की जगह कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि GI हमारा क्या होगा, GI हमारा एब्सेंट होगा। अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये स्ट्रक्चर बना दिया और ये कहा कि साहब Fe है और ये हमारा हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया और ये Cl हो गया, तो हम पूछेंगे GI क्या है इसमें, तो आप कहेंगे साहब इसमें एब्सेंट है। इज दैट क्लियर? नोट करो। तीसरी बात बच्चों, एक होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, राइट। सिमेट्रिकल में हमारे पास कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास था ऑक्सलेट था और दूसरा हमारे पास ईएन था, यानी कि इथाइलिन डायमाइन था, राइट। तो अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड दे रखा है, हमने कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए का ट्वाइस, ये सिमेट्रिकल है, दोनों एक जैसे, या मैं इस तरीके से लिख दूं कि भाई ये आपका M, ये आपका BB का ट्वाइस, ये भी सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल वाली कंडीशन कहीं पर आती है तो वहां पर 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा। क्या होगा, यानी कि GI हमारा क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब सवाल है क्यों, राइट।
लेकिन इस बात को भी यहां लिख के चलेंगे कि अगर कहीं पर अनसिमेट्रिकल है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो है बाइडेंटेट लिगेंड कहीं देखने को मिल रहा है, राइट, अगर ये देखने को हमको मिलता है तो उस केस में जैसे MAB का ट्वाइस इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में ये अनसिमेट्रिकल है, AB अनसिमेट्रिकल होगा, ये AA जो है ये सिमेट्रिकल होगा। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो GI हमारा प्रेजेंट होगा। अब दोनों को, अच्छा इसका एग्जाम्पल हम याद करा दें, GLY ग्लाइऑक्सीमेट याद आ गया होगा। मैंने बाइडेंटेड लिगेंड्स में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों के स्ट्रक्चर आपको सिखाए हैं, ठीक, जरा इसको नोट करो। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। देखो, अगर मैंने ये कह रखा है ये आपका M है, ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये AA लिखा है, ट्वाइस लिखा है, ये मैंने लिख दिया। तो यहां मैंने लिखा है GI हमारा एब्सेंट है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दो केस लिखा हुआ है, एक तो मैंने ऑक्सलेट लिखा हुआ है और एक मैंने इथाइलिन डायमाइन लिखा है। बच्चों, ऑक्सलेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑक्सलेट आयन को जो रिप्रेजेंट कैसे किया था मैंने, ये आपका C हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका O- और ये O-, ठीक है। अब एक और मैंने जो लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं इथाइलिन डायमाइन की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको भी लिखने का तरीका मेरा क्या था, ये आपका याद होगा, ये C होगा, ये आपका NH2 होगा और ये आपका NH2 होगा, और बैलेंस करने के लिए आप CH2 और CH2 का सहारा लेंगे, इथाइलिन डायमाइन, ठीक। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं इक्वली डिवाइड कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं। जब इक्वली डिवाइड कर सकता हूं तो मेरे को सिमेट्रिकल वाली कंडीशन दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। अगर मैं क्वेश्चन में इसको और इसको लेना चाह रहा हूं, यानी इसको मैंने AA मान लिया या इसको मैंने AA मान लिया, चलो मान लेते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर देखो, ये आपका M का ट्रांजिशन मेटल हो गया, दिख रहा है। अब इसको ले लिया, ये आपका C हो गया, ये आपका C हो गया, ये चलो मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका माइनस, राइट, यही तो है ना। सिमिलर यहां पर O- लगा दिया, O- लगा दिया। अब इसको मैंने जोड़ दिया किसके साथ, कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ, चलो मैंने यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। एक बात मेरे को बताओ, ये चारों कॉर्नर क्या मेरे को पहला वाला केस याद नहीं दिला रहे हैं? MA4 वाला केस याद नहीं दिला रहे हैं? चारों लिगेंड एक जैसे दिख रहा है, चारों एक जैसे हो गए तो हम ये डिसाइड